जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जो हमारे घरों में जो सोलर प्लेट लगा होता है उसको वह जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तथा जो पवन चक्कियां पहाड़ी और पठारी प्रदेशों में लगी होती हैं, ऊंचाइयों पर लगी होती हैं पवन चक्कियां मीन्स पावर टरबाइने, जो हवा की टरबाइने होती हैं, जिससे पंखे बड़े बड़े लगे नहीं होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। उसका फिगर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार होती हैं पवन टरबाइने। तो ये होती हैं किस प्रकार ये बिजली को मतलब हवा से बिजली बनाती हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में गहन अध्ययन करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है बहुत मजेदार होने वाली है। आज हम इन सारी बातों को बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं कि क्या कारण आखिर होता है कि मतलब वो विद्युत बना देती हैं, किस प्रकार वे बिजली को बनाती हैं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप लोग ये सारे प्रोसेस जो है कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आप जो भी आगे की वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना जो है, नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो साथियों, अब हम समझने वाले हैं सोलर प्लेट से बिजली के बनने के बारे में कि सोलर प्लेट में आखिर क्या प्रोसेस, क्या घटनाएं घटती हैं वहां पर जो बिजली के निर्माण में कारक सिद्ध होती हैं, जिनके द्वारा बिजली का निर्माण हो जाता है, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करने से पहले हम यह बात कर लेते हैं कि सिलिकॉन एक होता है जिसका वो होता है सूत्र SI होता है। सिलिकॉन क्या होता है, देखिए, जो हमारे बालू वगैरह रेत होते हैं, हम बालू के बारे में विशेष जानते हैं, जो रेत होते हैं उनमें अगर कार्बन मिला दिया जाए, कार्बन मीन्स काला पदार्थ, कोई काला पदार्थ मतलब कार्बन से आप लोग परिचित होंगे। अगर ना परिचित हैं तो मेरी एक वीडियो मतलब बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आवर्त सारणी है। उस आवर्त सारणी में हमने सारी चीजें डिफाइन कर रखी हैं। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व होते हैं, किस प्रकार इनके आवर्त मतलब सारी चीजें हमने वहां पर इन सब के बारे में डिफाइन कर रखी हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। तो कार्बन और बालू को आपस में मिलाकर और 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि किसी भट्टी में गर्म किया जाए तो उससे सिलिकॉन प्राप्त होने लगता है। फिर एक बार, बालू मीन्स रेत को और कार्बन को आपस में मिलाकर किसी भट्टी में 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाए तो उससे सिलिकॉन प्राप्त होने लगती है। अब सिलिकॉन के बाह्य कोश में क्या होते हैं कि सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के बाह्य कोश में, अब ये बाह्य कोश क्या है, अंतः कोश क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं, उसके लिए मैंने आवर्त सारणी की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पड़ी हुई है। तो आप लोग उसको देख लीजिए, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आने वाली हैं। तो सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जब इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तत्व और होता है जो होता है एल्यूमिनियम। इसके बाह्य कोश में शायद 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक तत्व होता है फास्फोरस, इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखिए, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को यदि मिला दिया जाए आपस में, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को मिला दिया जाए तो यह 3 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाएंगे, तब भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, मतलब तब भी इस पर ऋणावेश ही रह जाने वाला है। ये पूरा अगर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को आपस में मिला दिया जाए तो एक प्रकार से यह बनकर जो तैयार होगा यह पूरा ऋणावेश ऐसे ऋणावेश ही रह जाने वाला है, मतलब ये पूर्ण रूप से भर नहीं पाएगा, ऋणावेश ही बना रहेगा। अगर इसमें सिलिकॉन में फास्फोरस हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, जबकि इसको जरूरत 4 की थी, 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, 1 हमसे ले जाओ, तो वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस वाले में पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है इस प्रकार से, प्लस 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 प्लस। अब इसी के आधार पर हमारा काम करता है सोलर प्लेट, इसी के बेस पर हमारा सोलर प्लेट जो है वह काम करता है। आप देखिए, इसको हम आगे बताते हैं। तो हमने जब मिलाया तो हमारा एक तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक जो है जब हमने उसमें फास्फोरस लगाया तो उसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार से कहें, और दूसरे वाले में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर, इस प्रकार से। और अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, इस प्रकार से अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर तथा नेगेटिव चार्ज को इधर खींचने लगेगा। इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा और ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा।
इस प्रकार से। तो यह जो बनकर तैयार होता है यह पीएन संधि तैयार होती है। पीएन संधि क्या है इसके बारे में हम इंटर में अध्ययन करने वाले हैं। फिलहाल हम इससे मतलब ही न रखें कि हमारा क्या तैयार हुआ, बस इतना हम जान लें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक आकर्षण बल लगता है जो उसे खींचकर इकट्ठा कर रहा है। बस इतनी बात हम लोग के लिए यहाँ पर पर्याप्त है, क्योंकि यह पीएन संधि पर आधारित होता है। हमारा ये होता है सोलर प्लेट जो होता है ये पीएन संधि पर आधारित होता है। अब पीएन संधि है क्या, इसको हम इंटर में मतलब इंटर का जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो उसमें डिफाइन करने वाले हैं। तब देखिए इस प्रकार से हो गया। अब क्या होता है कि इसको इस प्रकार, ये हमारा एन हो जाता है और ये हमारा पी हो जाता है। तब देखिए जब सूर्य का प्रकाश हमारा कहीं से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर ऐसे आ रहा है और ये जब इस पर पड़ता है, इस पर जब पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करेगा। भाई कहीं पर अगर कोई एक गर्म करके एक पाइप और आपके बॉडी में छुआ दिया जाए, इसे छुआ दिया जाए तो क्या होगा, आप तुरंत हाथ छड़ाक से डाल लेंगे। तो तुरंत अगर मतलब हाथ डाल लेंगे तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो हो रहा है वो इसको गर्म कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत भागना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके कोई प्रकार मतलब ताप छुआया जाए या किसी पाइप वगैरह को गर्म करके आपके हाथ में छुआया जाए तो इसे हाथ डाल लिया जाता है। उसी प्रकार जब प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे तो इधर तो हमारा ये है पॉजिटिव चार्ज, ये इनको इधर जाने नहीं देगा। तो क्या करेंगे, कहीं तो इनको भगना है, तो इसको इस प्रकार से एक तार लगा दिया जाता है। इस प्रकार से तार लगा दिया जाए और इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इस तार में बहने लगेंगे। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बहने लगे मतलब हमारा आवेश बहने लगा, आवेश बहने लगा मतलब हमारी धारा बहने लगी। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बहने लगे तो यहाँ पर अगर हम कहीं बल्ब लगा दें, इस प्रकार से बल्ब लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार से होकर हम बल्ब से होकर जाएंगे। तो जब बल्ब से होकर जाएंगे तो बल्ब में टंगस्टन को तुरंत लाल कर देंगे और बल्ब जल जाएगा। तो हम जान गए कि विद्युत धारा किस प्रकार बहती है। अब देखिए प्रकाश का हमारे सिर्फ इस पर पड़ना मीन्स एन संधि पर पड़ना ही जरूरी है। वो जब एन वाले पार्ट में मतलब नेगेटिव वाले चार्ज पर पड़ता है तभी हमारे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर प्रवाहित होते हैं। अगर इस पर पड़ जाएगा तो वह अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो सोलर प्लेट क्या होता है, वो इसको इस प्रकार ऊपर करके लगाते हैं। मतलब ये एन वाला ऊपर कर देंगे, उसके बीच में ये हो जाएगा, फिर पी वाला नीचे हो जाता है, जिससे प्रकाश जो होगा, जैसे ये एन वाला कर दिए, बीच में कोई मतलब ये हो जाएगा हमारा एनपी संधि और नीचे जो होगा पॉजिटिव वाला हो जाएगा। तो प्रकाश जो आएगा वो सीधे एन वाले पर ही पड़ेगा और एन से यहाँ पर वायर निकालकर पी में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार वहां पर विद्युत धारा बहने लगती है। अब हम सोलर प्लेट के बारे में विधिवत जानने वाले हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने सोलर प्लेट का जो फिगर है वह प्रदर्शित है। अब सोलर प्लेट के इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कई लेयर हैं। ये लेयर का, इन लेयरों का क्या काम है, देखिए जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वह क्या है कि मतलब इन सभी प्लेटों को, इन सभी लेयरों को आपस में मजबूत जकड़ कर रखता है। दूसरी जो लेयर है वह शीशा है, मतलब एक ग्लास है। इस ग्लास का क्या काम है कि मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं वो अगर वो डायरेक्ट नाइट्रो मतलब उस पर संधि पर पड़ती, मतलब जी माइनस ऋणावेश पर पड़ती तो वह ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट कर देता। लेकिन यह कांच क्या कर रहा है, ग्लास क्या कर रहा है कि 5% ही रिफ्लेक्ट करेगा। प्रकाश की किरणों को सिर्फ 5% ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सीधा अंदर भेज देगा। अब चूंकि प्रकाश की किरणें हवा से आ रही हैं, इसलिए हवा से आने के कारण उसमें नमी भी होगी और उस नमी को जो हमारी तीसरी लेयर है यह अवशोषित कर लेती है। नमी को अवशोषित कर और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को सीधा एन पर भेजती है, मतलब ऋणावेश पर भेजती है। तो यह अवशोषित कर प्रकाश को ऋणावेश पर भेजती है और वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को प्रकाश उत्तेजित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दौड़ना वायर में शुरू हो जाते हैं और वायर में दौड़कर वह इलेक्ट्रॉन जो है वायर में दौड़कर विद्युत धारा का संचालन करते हैं। अब जो हमारा ये किस प्रकार से सोलर पैनल के प्रकार सोलर सेल एक होता है, सोलर सेल छोटा सा होता है। एक सोलर सेल जो होगा वो 0.5 वोल्टेज करंट उत्पन्न कर पाएगा। छोटा सा सोलर सेल अगर लगा दिया जाए तो 0.5 वोल्टेज करंट उत्पन्न करेगा। अब देखिए जो एक सोलर प्लेट होता है जो हमारे घरों में उपयोग होता है उसको सोलर प्लेट बोलते हैं। उस सोलर प्लेट में 70 सोलर सेल लगाए जाते हैं।
ये 70 सोलर सेल जो लगाए मतलब भाई जितनी इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी सोलर सेलों की उतनी ही इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, उतनी ही सिलिकॉन की मात्रा बढ़ेगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी, और जितने इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उतने ही ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा, और जितना आवेश ज्यादा प्रवाहित होगा उतनी ही धारा बढ़ती चली जाएगी, धारा उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज्यादा हमें उतनी मात्रा में धारा मिलती चली जाएगी। तो देखिए एक जो सोलर प्लेट पूरा होता है उसमें 70 सोलर सेल लगाए जाते हैं, और 70 सोलर सेल अगर 0.5 वोल्टेज का करंट एक सोलर सेल उत्पन्न करे तो 70 सेल 35 वोल्टेज का करंट उत्पन्न करेंगे। कितना? 35 वोल्टेज, और ये लगभग पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए हो जाता है। नहीं 70 नहीं 750 सेल लगाए जाते हैं, और 70 ही लगाए जाते हैं 70, क्योंकि 350 वोल्टेज तो एक घर के लिए पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन घर के लिए जो एक प्लेट होगा पर्याप्त नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होगा 3-4 प्लेट 10 प्लेट अगर लगवा लिया जाए तो एक घर के लिए 350 वोल्टेज का करंट ये सोलर प्लेट उत्पन्न करने वाले हैं, और डायरेक्ट जो है इसका यूज। अब इसका यूज जो ये करंट उत्पन्न होता है इसका यूज कब के? देखिए ये जो सोलर प्लेट होता है सिर्फ दिन में काम करता है, मतलब जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वह उत्तेजित करेगा और करंट को भेजेगा। लेकिन रात में क्या होगा? हमें रात में भी बिजली की आवश्यकता है, तो रात में क्या होने वाला है कि रात में चूंकि यह करंट उत्पन्न करेगा नहीं, जो सोलर प्लेट होगा रात में तो करंट उत्पन्न करने वाला है नहीं, तो रात के लिए इस करंट को हमें स्टोर करना पड़ता है। तो इस करंट को हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। एक बैटरी, आप लोग बैटरी से परिचित होंगे, तो एक बड़ी बैटरी में उसको स्टोर कर लेते हैं, और बड़ी बैटरी में स्टोर करके चूंकि यह करंट जो है डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, इसलिए इसको एसी करंट में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग कर लेते हैं। इन्वर्टर मशीन होती है जिसका हम प्रयोग कर इसे एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए बैटरी में स्टोर कर इन्वर्टर की मदद से इसको एसी में कन्वर्ट कर लिया गया। इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर के बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि इन्वर्टर किस प्रकार से डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, इसका काम क्या होता है, किस प्रकार की संरचना होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजों के लिए मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा इन्वर्टर के बारे में भी। तो देखिए क्योंकि अब हमारा सोलर पैनल किस प्रकार से काम किया ये हम जान गए। अब सोलर पैनल के हमारे जो लाभ क्या है, किस प्रकार के फायदे हैं। अब चूंकि देखिए सोलर प्लेट जो होती है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर देती है। अब प्रकाश ऊर्जा अगर भाई निरंतर कंटिन्यू, इसके लिए ना हमें कोई सिर्फ एक बार खर्चा आया कि सोलर प्लेट लगवा लिया गया। सोलर प्लेट लगवाने के बाद यह कंटिन्यू अपना काम जारी रखता है। सूर्य से प्रकाश लेगा आपको करंट देगा, सूर्य से प्रकाश लेगा आपको करंट देगा। तो इसके कई सारे एडवांटेज हैं। क्योंकि अब दुनिया संसार में सभी चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, इसलिए इसमें भी कुछ कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, इसमें कुछ बुराइयां भी हैं। तो इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को हम इसके नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे लिए लाभदायक है। हम सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो जिंदगी है इसमें 50% हमारी विद्युत पर आधारित है, इसलिए हम इसको मतलब सिर्फ लाभ पर ही लेकर चलते हैं जो प्रकाश से हमें निरंतर बिजली देता रहता है। तो इसकी हम बुराइयों को ना ध्यान में देते हुए अच्छाइयों को ध्यान में देते हैं। आजकल जो है सोलर प्लेट द्वारा बिजली का उत्पादन भारत में शायद तीसरे नंबर पर है कि शायद 5 सबसे बड़े प्लांट हैं पूरे विश्व में, जिसमें 3 भारत में है। तो सबसे ज्यादा सोलर प्लेट से बिजली का उत्पादन भारत ही कर रहा है आज के समय में। जिसमें कोई हवाई अड्डे जो है तो एक कोलकाता का हवाई अड्डा है, एक और कोई कौन सा हवाई अड्डा, कोच्चि की कौन सा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर ही निर्भर हो गया है। सोलर से ही बिजली लेता है और अपने सारे क्रियान्वयन को संचालित करता है, सारे क्रियान्वयन को करता है। तो जो हमारा सोलर प्लेट होता है वो सोलर सेलों का समूह होता है। जो सोलर प्लेट होता है वह सोलर सेलों का समूह होता है जो अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन करता है। अब देखिए सोलर प्लेट 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लैक आता है, एक ब्लू आता है, मतलब एक नीला कलर का आता है, एक काला कलर का आता है। तो काला कलर जो होता है वो प्रकाश को मतलब दिन और रात दोनों में वो काम करता है, मतलब रात में भी काम करेगा दिन में भी काम करेगा। तो वह थोड़ा ऑब्वियसली जब दोनों में काम करेगा तो थोड़ा महंगा आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मियों में ब्लैक शर्ट नहीं पहननी चाहिए, इसका कारण यही है कि ब्लैक शर्ट जो होती है वो प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करती है गर्मियों में। इसीलिए काले कलर का जो सौर ऊर्जा होगा, सोलर प्लेट होगा, वह मतलब ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, थोड़ा महंगा आता है, अच्छी क्वालिटी में आता है। ब्लू कलर वाला अब ये नहीं कि मतलब वो बेकार हो जाता है, वो भी अच्छा है लेकिन वह कम अच्छा है काले कलर वाले से। काला कलर वाला ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर जैसा कि आप लोग राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान वालों के लिए तो ब्लू कलर वाला भाई परमानेंट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश, केरल वगैरह में रह रहे हैं, इधर जम्मू कश्मीर वगैरह में रह रहे हैं, तो वहाँ के लिए काला कलर वाला ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ के मौसम जो है ठंड रहते हैं, अधिकतर सूर्य बहुत कम वहाँ पर निकलता है, इसलिए वहाँ ब्लैक कलर वाला जो होगा सोलर प्लेट वही ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि सोलर प्लेट द्वारा बिजली किस प्रकार बनाई जाती है, क्या घटनाएं वहां पर घटती हैं जिससे बिजली निर्माण हो जाती है, जिससे बिजली बन जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पवन चक्की जो पवन टरबाइनें होती हैं उसके द्वारा किस प्रकार बिजली बनती है, किस प्रकार पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए तो साथियों अब हम समझते हैं कि पवन ऊर्जा को किस प्रकार विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। पवन ऊर्जा मीन्स हवा से बिजली किस प्रकार बनाई जाती है। हवा से बिजली बनाने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम पवन टरबाइन या पवन चक्की की संज्ञा देते हैं या पवन चक्की उसे कहते हैं, जिसका फिगर आप लोगों के सामने ये यहाँ प्रदर्शित है। इसे ही पवन चक्की कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो भारत सरकार करवाती है, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा लागत आ जाती है, इसके निर्माण में बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इसमें पंखे लगे होते हैं, 3 बड़े बड़े पंखे, मतलब लगभग 60-60 फीट के पंखे लगे होते हैं चौड़े। वो क्या करते हैं 60-60 फीट मतलब 5-6 मंजिला के बराबर, तो 10 फीट का अगर मंजिला हो तो 5-6 मंजिले के बराबर एक पंखा इसमें लगा होता है। तो देखिए ये किस प्रकार, और ये पोल होता है एक, इसमें पोल ऊंचाई पर 100 फीट ऊंचा पोल होगा। अब चूंकि इसको अगर ऊंचाई पर पहाड़ वगैरह में स्थापित किया जाए इस संयंत्र को, तो क्या होगा वहां पर इसे पंखे को कम ऊंचा बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर, मतलब ये सिचुएशन के आधार पर इसको ऊंचा छोटा बनाया जाता है, ये सिचुएशन के आधार पर होता है। तो अब हम समझते हैं कि इसके द्वारा बिजली किस प्रकार बनाई जाती है। तो हटा देते चित्र को हटा देते हैं। देखिए इसमें जो होते हैं 3 बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, एक पोल होता है इस प्रकार से, बड़ा सा पोल हो जाएगा इस प्रकार से, और इसमें ऊपर होगा एक मोटर रखा रहेगा इस प्रकार से, कहीं मोटर रखा रहेगा इसमें यहाँ पर इस पर, और इसमें पंखे बड़े बड़े 3 लगे रहते हैं। ये 3 पंखे जो आप, चूंकि हम इतना अच्छा इसको फिगर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये 3 पंखे क्या होते हैं कि 3 पंखे हवा की मदद से घूमते हैं, क्योंकि काफी चौड़े आकार में होते हैं, काफी चौड़े होते हैं, चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है और लंबाई लगभग 60 फीट होती है। तो अगर जरा से भी हवा चली तो ये पंखे जो होते हैं ऐसे घूम जाते हैं, मतलब हल्की हवा भी चलती है तो ये पंखे जो होते हैं घूम जाते हैं। आप देखिए तो जो पंखे घूम गए तो पंखे घूम गए अंदर। अब देखिए चूंकि धीरे से पंखा घूमता है तो उससे इतनी भारी बिजली कैसे बनती है इसको समझते हैं। देखिए इसके लिए यहाँ पर एक गियर लगा होता है। गियर का क्या काम होता है समझते हैं। देखिए जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पैडल अगर एक बार मार देते हैं, एक बार अगर जोर से पैडल इसे मार दिए तो क्या होता है पहिया कम से कम 20 बार घूम जाता है वो इसे। फिर एक बार समझते हैं, अगर एक बार ऐसे पैडल मार देते हैं तो पहिया बार जोर से घूमता है, मतलब 20 बार लगभग घूमता है। तो उसी प्रकार आप लोग अपने घर में देख लीजिए ना, साइकिल में पैडल एक बार मारते हैं पहिया 20 बार घूमता है। तो वही प्रोसेस यह एक बार अगर घूम जाएगा, अगर यह एक बार घूम जाएगा तो यह गियर क्या करेगा कि उसको 100 बार घुमा देगा। इसको यहाँ पर 100 बार, अगर ये एक बार घूमेगा तो उसको 100 बार घुमाने वाला है। यहाँ अंदर गियर क्या करेगा 100 बार घुमा देगा। अब चूंकि एक बार इसको घूमने से 100 बार घुमा रहा है तो जब 2 बार घूमेगा तो 200 बार हो जाएगा। तो मतलब इसकी रफ्तार जो होगी लगभग तेज होती है। आप देखिए तो जब 200 बार घूम गया तो इसको किस प्रकार, आगे यहाँ पर एक मोटर सेट रहता है, चुंबकीय मोटर रहता है जिसकी मदद से बिजली का निर्माण किया जाता है। मोटर द्वारा किस प्रकार बिजली बनती है, देखिए कुंडली लगी रहेगी, अंदर एक चुंबक लगा रहेगा उसी सॉफ्ट में, जैसे यहाँ घूमा तो इसी प्रकार एक सॉफ्ट अंदर तक चला आता है। जो यहाँ गियर लगा रहेगा और गियर द्वारा कई बार, मतलब ज्यादा 100, एक बार अगर यहाँ घूमा तो ये 100 बार घूम जाएगा। तो जब ये 100 बार घूमा तो इसके अंदर एक चुंबक सेट रहता है गोल गोल, तो वह भी 100 बार घूमा। अब 100 बार घूमने बाद उसमें तार लपेटा रहेगा, तो वह तार क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये हम फैराडे के नियम से जानते हैं कि यदि किसी तार के, मतलब किसी पदार्थ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें विद्युत धारा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ तुरंत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत धारा तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। तो इस विद्युत को क्या करते हैं, यहाँ इसी के माध्यम से खोखला होता है, तो इसी के अंदर ऐसे नीचे लेकर आते हैं। अब ये इतना बड़ा होता है, इतना मोटा होता है कि इसमें तार आए रहते हैं नीचे और इसी में सीढ़ी लगी रहती है यहाँ पर जाने के लिए। क्योंकि अगर गियर कहीं खराब हो, मोटर कहीं खराब हो, इसमें कोई कमी आए तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पर जाने के लिए रास्ता रहता है ताकि ऊपर जाए। यहाँ पर ये बड़ा आकार एक घर के बराबर लगभग इतना बड़ा ये होता है, तो घर के बराबर लगभग ये होता है।
तो इसी में आदमी मतलब इसको सही कर सकते हैं, वहां पर जाकर इसको सर्विस वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए कि मतलब इस प्रकार तो बिजली बन गई। अब यहाँ पर नीचे लगा रहेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करें, ट्रांसफार्मर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो ट्रांसफार्मर के बारे में भी होगा। अभी तक मैंने जितनी वीडियो का वादा किया है निरंतर मैं बनाता जा रहा हूँ, इसलिए ट्रांसफार्मर के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो यहाँ से करंट आ रहा है उसको बढ़ाकर आगे भेजेगा, फिर वहाँ मतलब संयंत्र भेजेगा, वहाँ भी मतलब बढ़ते रहे। इसी प्रकार अगर कई पंखे लगा दिया जाए यहाँ पर, तो ये निरंतर करंट बढ़ता रहेगा और वहाँ एक ट्रांसफार्मर मतलब जहाँ पर ये बिजली जा रही है वहाँ एक बड़ा ट्रांसफार्मर होगा जो इस बिजली को और बढ़ा देगा। इस प्रकार ज्यादा मात्रा में बिजली का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इसमें कमियां क्या क्या हो सकती हैं। देखिए यहाँ जो होता है मोटर, सपोज कीजिए जब नॉर्मल हवा चल रही है तो एक बार घूमेगा 100 बार घुमा देगा, लेकिन जब आंधी आ जाती है, आंधी तूफान आ जाएंगे तो यह बहुत तेज घूमने लगेगा। तो यह कितना तेज घूमने लगा इसके बारे में सोचिए। तो इसको रोकने के लिए यहाँ एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, यही जगह पर एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होगा जिसका एक मानक है कि इसकी एक बार घूमेगा तो 100 की स्पीड जाएगा और ये मैक्सिमम 500 तक जा सकता है। मतलब 500 मतलब हम यहाँ 500 एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, मतलब एक मानक उसका सेट किया जाता है कि इससे अधिक तेज पर यदि यह घूमने लगे तो वह ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक काम करने लगता है और उसको जो है मतलब स्लो करने लगता है, मतलब रोकने लगता है, अवरोध उत्पन्न उसमें करने लगता है, या ब्रेकिंग सिस्टम काम करने लगेगा। इसलिए बहुत अधिक तीव्र गति से भी नहीं घूम सकता, यह तो घूमेगा लेकिन इसको नहीं घूमने देगा ब्रेकिंग सिस्टम। अब देखिए कभी कभी हवाएं जो होती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर जब चल रही हैं तब तो ठीक है, तो इधर घूमेगा, यहाँ विद्युत उत्पन्न होगी। लेकिन अभी यही पंखा जो है मतलब हवा पश्चिम से पूरब की ओर चलने लगी, जिसे हम पूर्वा हवा और पछुआ हवा कहते हैं, इस प्रकार चलने लगे तो यह पवन चक्कियां जो होगी उस तरफ को घूमने लगेगी। अब जब उस तरफ को घूमने लगी तो यहाँ पर तुरंत करंट उल्टा हो जाएगा, विद्युत धारा तुरंत नीचे से ऊपर को जाने लगेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक हवा नापने के लिए यंत्र लगाए रहते हैं जिसे शायद एमिनोमीटर कहते हैं। हवा मापी यंत्र को एमिनोमीटर कहते हैं कि इस प्रकार हवा जो मापा जाता है एमिनोमीटर की सहायता से नापी जाती है। तो यहाँ पर उसको लगा दिया जाता है। अब जिस दिशा में हवा रहेगी उसी दिशा में पूरे इस कमरे को घुमाकर कर देगा, मतलब हमेशा इस पूरे कमरे को घुमाकर पूरब से पश्चिम की ओर जब हवा चलेगी उसी तरफ मतलब हवा के मार्ग में ही रखेगा। ये पूरे कमरे को घुमाकर हवा की दिशा में ऑटोमेटिक सेट कर लेता है। तो इस प्रकार जो पंखे होते हैं ये सिर्फ पूरब से पश्चिम की ओर ही घूमते हैं और यहाँ पर बिजली का निर्माण होता रहता है। तो इसके द्वारा भी प्रदूषण कम होता है। सोलर प्लेट भी प्रदूषण कम करके विद्युत उत्पादन करने का एक जरिया है। पवन चक्की, पवन टरबाइन जो होती है इसके द्वारा भी बिजली कम करके मतलब प्रदूषण कम करके विद्युत उत्पादन का एक जरिया है। तो अब कोयले द्वारा प्रदूषण बहुत होता है। अब लोग कहते हैं चूंकि सब चीजों में कि इसके द्वारा पक्षी वगैरह मर जाते हैं, तो अब हर चीज भाई जिसके फायदे हैं उसके नुकसान भी है। कोई चीज 100% फायदे ही नहीं देगी, उसमें कुछ नुकसान भी होंगे। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कोयले द्वारा बिजली बनाएंगे तो प्रदूषण से हम लोग मर जाएंगे। इसलिए जितना मात्रा में हो सके उसके पवन चक्की और सोलर प्लेट द्वारा बिजली बनाना प्रारंभ कर दीजिए। अब देखिए एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये सारे जो प्रोजेक्ट थे मतलब सोलर प्लेट, पवन चक्की वगैरह, ये सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो इंजीनियर के होते हैं। क्योंकि अब इंजीनियर आपका जो 50% जीवन है वो लाइट पर आधारित है और 50% जीवन को मतलब लाइट विद्युत पर आधारित है। और उस 50% आपको जीवन दिया किसने, वह विद्युत दिया किसने, एक इंजीनियर ने दिया। अब इंजीनियर, अब चूंकि आज के समय में बहुत इंजीनियर हो गए हैं, चारों तरफ इंजीनियर घूमते रहते हैं, लेकिन इसलिए इंजीनियर की वैल्यू कम हो गई है। यह पूरा प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियर का होता है। मैं भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इसलिए मतलब यह पूरा श्रेय जो है सिविल इंजीनियर्स को जाता है। तो सलाम है ऐसे सिविल इंजीनियर्स को जिन्होंने इस प्रकार के, नमस्कार सलाम आदाब सभी कुछ है, जिन्होंने इस प्रकार के मतलब संयंत्र का उत्पादन किया, इस प्रकार हमें प्रदूषण मुक्त बिजली देने का आरंभ किया, जिन्होंने इसे बनाया होगा। तो आई होप आप सभी यह पवन चक्की द्वारा बिजली बनना समझ चुके होंगे, इसके किस प्रकार ये बिजली बनाती है, इसके फायदे नुकसान सारी बातें समझ चुके होंगे। तो अब दो बातें मैंने आप लोगों को थंबनेल में लिखा कि पवन द्वारा बिजली किस प्रकार बनती है और सोलर प्लेट द्वारा बिजली किस प्रकार बनती है, यह मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो पवन द्वारा बिजली पवन चक्की द्वारा, सूर्य द्वारा बिजली सोलर प्लेट द्वारा बनती है। तो अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर दीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप लोग सभी अंश 5G एकेडमी के साथ।